उत्तर प्रदेश की राजनीति को थोड़ा और विस्तार से समझने के लिए हम उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास को भी समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं, जिससे कि उत्तर प्रदेश की मौजूदा राजनीति को और भी बेहतर ढंग से हम समझ पाएंगे। सन 1950 में उत्तर प्रदेश का आधिकारिक रूप से गठन होता है और 1950 से लेकर 1967 तक लगातार 17 सालों तक प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार बनी रहती है। 3 अप्रैल 1967 में पहली बार उत्तर प्रदेश में गैर कांग्रेसी सरकार बनती है और भारतीय क्रांति दल के नेता चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं, जो कि पहले कांग्रेस पार्टी से ही जुड़े हुए थे। 1 अप्रैल को वो कांग्रेस पार्टी से अलग होते हैं और 3 अप्रैल को अपनी खुद की सरकार बना लेते हैं, जिसमें उनको सोशलिस्ट पार्टी के लीडर राम मनोहर लोहिया और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता राजनारायण सिंह का भी समर्थन मिलता है। राजनारायण सिंह ने ही इमरजेंसी के बाद 1977 के लोकसभा चुनावों में बरेली से इंदिरा गांधी को बड़े ही ऐतिहासिक रूप से हरा दिया था। खैर, बहुमत नहीं होने के कारण लगभग 1 साल से पहले ही चौधरी चरण सिंह की उत्तर प्रदेश की सरकार फरवरी 1968 में गिर जाती है और प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग जाता है। इसके बाद 1969 में कांग्रेस के चंद्रभानु गुप्ता फिर से प्रदेश के सीएम बनते हैं, मगर सरकार सिर्फ 1 साल ही चल पाती है और 1970 में प्रदेश में फिर से चौधरी चरण सिंह की सरकार बनती है, मगर फिर से पूर्ण बहुमत ना होने के कारण 7 महीने में ही सरकार गिर जाती है और अक्टूबर 1970 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भारतीय जनसंघ पार्टी, ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस, स्वतंत्र पार्टी, भारतीय क्रांति दल की मिलीजुली सरकार बनती है और कांग्रेस ओ के त्रिभुवन नारायण सिंह को सीएम चुना जाता है। लेकिन सिर्फ 6 महीने के बाद ही अप्रैल 1971 में फिर से सरकार गिर जाती है और एक बार फिर से अप्रैल 1971 से लेकर अप्रैल 1977 तक प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार बनी रहती है और इस दौरान 3 दफ़ा प्रदेश में राष्ट्रपति शासन भी लगाया जाता है। 1975 से लेकर 1977 तक लगभग 2 साल तक देश में इमरजेंसी के बाद 1977 में मार्च के महीने में केंद्र की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर होता है और आज़ादी के लगभग 30 साल के बाद देश में जनता पार्टी के गठबंधन में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनती है और मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। बता दें कि जनता पार्टी विपक्षी दलों की कई पार्टियों का एक सामूहिक गठबंधन था, जिसमें कांग्रेस ओ, भारतीय जनसंघ, भारतीय लोकदल और कांग्रेस के बागी नेताओं ने मिलकर बनाया था, जिसके चलते मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह बारी बारी से देश के प्रधानमंत्री बने थे। और ठीक इसी समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी एक बड़ा उलटफेर होता है और जनता पार्टी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में पहले राम नरेश यादव और फिर बाबू बनारसी दास प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन फिर जनवरी 1980 में केंद्र में जनता पार्टी का गठबंधन टूट जाता है और सरकार गिर जाती है और जिसके चलते उत्तर प्रदेश में भी फरवरी 1980 में ही जनता पार्टी की सरकार गिर जाती है। इसी दौरान अटल बिहारी वाजपेयी और LK आडवाणी जी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी का गठन किया जाता है। लगभग 4 महीनों के राष्ट्रपति शासन के बाद जून 1980 में एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार बनती है और इस दौरान 1980 से लेकर 1988 तक प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार रहती है। इसी दौरान दलितों के हक की लड़ाई लड़ने वाले और अपने संघर्ष के बूते देश की राजनीति में अपनी पहचान बना लेने वाले बहुजन नेता माननीय कांशीराम जी के द्वारा दलितों और पिछड़ों को उनका हक दिलाने के लिए 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का भी गठन किया जाता है। 1989 में कांग्रेस के विधानसभा के कार्यकाल के पूरे होने के बाद दिसंबर 1989 में 10वें विधानसभा चुनावों में जनता दल के नेतृत्व में मुलायम सिंह यादव जी पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। बता दें कि 1980 में जनता पार्टी के टूटने के बाद उसके घटक दलों के द्वारा अक्टूबर 1988 में लोकदल, कांग्रेस, जगजीवन वाली और VP सिंह की जन मोर्चा पार्टी ने मिलकर जनता दल का गठन किया था, जिसके नेता VP सिंह थे और 2 दिसंबर 1989 को VP सिंह देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। VP सिंह की सरकार में दलितों और पिछड़ों के लिए 3 ऐतिहासिक काम होते हैं। पहला जनवरी 1990 में VP सिंह की सरकार के द्वारा 62वीं SC/ST एक्ट अमेंडमेंट को
पूरे देश में लागू कर दिया जाता है। दूसरा, 31 मार्च 1990 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। और तीसरा, 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन की सिफारिशों को भी देश में लागू कर दिया जाता है, जिसके तहत देश में पिछड़ी जातियों को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की स्वीकृति मिल जाती है। वीपी सिंह के इन तीनों फैसलों के बाद समाज के एक धड़े में खासी नाराज़गी देखने को मिलती है, लेकिन दलित और पिछड़े समाज में वीपी सिंह सरकार की लोकप्रियता और भी बढ़ जाती है। इस मुद्दे पर किसी भी धड़े का पक्ष लेने से बीजेपी पार्टी बचती है, क्योंकि ऐसा करने से भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक को नुकसान हो सकता था। ऐसे में अपनी पोजीशन को मजबूत करने के लिए और हिंदुओं को फिर से एकजुट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक नई तरकीब निकाली और सितंबर 1990 में बीजेपी ने अयोध्या में राम जन्मभूमि के मुद्दे को उठाया। इस मुद्दे को उठाने के पीछे सिर्फ एक ही मकसद था कि मुसलमानों के प्रति हिंदुओं को एकजुट कर बीजेपी की राजनीतिक पकड़ को और बढ़ाया जाए, क्योंकि सबसे पहले इस मुद्दे को विश्व हिंदू परिषद के द्वारा 1980 में ही उठाया गया था, लेकिन राजनीतिक महत्व न मिल पाने के कारण ये मुद्दा ठंडा पड़ गया था। ऐसे में बीजेपी का फिर से इस मुद्दे को उठाने के पीछे सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक महत्वाकांक्षा ही रही होगी। 25 सितंबर 1990 को बीजेपी के नेता LK आडवाणी गुजरात में सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकालने का फैसला करते हैं और इस यात्रा के दौरान देश में कई जगहों में सांप्रदायिक दंगे होते हैं। रथ यात्रा को 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचना था, लेकिन 23 अक्टूबर को ही बिहार की लालू सरकार के द्वारा LK आडवाणी को सांप्रदायिकता फैलाने के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके तुरंत बाद ही नवंबर 1990 में केंद्र में वीपी सिंह की जनता दल की सरकार गिर जाती है, लेकिन जनता पार्टी के अपने समर्थकों के साथ पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी समाजवादी जनता पार्टी का गठन कर लेते हैं और कांग्रेस के समर्थन से देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। क्योंकि मुलायम सिंह यादव चंद्रशेखर जी की समाजवादी जनता पार्टी को समर्थन दे देते हैं, तो वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहते हैं। इसके बाद बीजेपी राम जन्मभूमि के मुद्दे को 1991 के चुनाव में अपने चुनावी घोषणा पत्र का मुख्य हिस्सा बनाती है और जिसका उसे काफ़ी फ़ायदा भी मिलता है और जिसके कारण ही 1991 में यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत मिलता है और कल्याण सिंह को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाता है। 4 अक्टूबर 1992 को मुलायम सिंह जी भी अपनी खुद की समाजवादी पार्टी बना लेते हैं। 6 दिसंबर 1992 को विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी की साझा रैली के दौरान कुछ उपद्रवी कार सेवकों द्वारा बाबरी मस्जिद को ढा दिया जाता है, जिससे कि पूरे देश में दंगे भड़क जाते हैं और इस घटना के तुरंत बाद ही विधानसभा को भंग कर दिया जाता है और प्रदेश में 1 साल तक के लिए राष्ट्रपति शासन भी लगा दिया जाता है। इसके बाद 1993 के 12वीं विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की गठबंधन की सरकार बनती है और 4 दिसंबर 1993 को मुलायम सिंह दूसरी बार सूबे के मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन 3 जून 1995 को कुछ मतभेदों के कारण कुमारी मायावती जी गठबंधन तोड़ देती हैं और इसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बदनुमा घटना होती है, जिसे गेस्ट हाउस कांड के नाम से जाना जाता है, जिसके बाद बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच की दूरियां काफ़ी बढ़ जाती हैं और फिर बीजेपी के साथ गठबंधन करके कुमारी मायावती पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनती हैं और ये एक ऐतिहासिक घटना थी जब पूरे देश में पहली बार कोई दलित महिला किसी प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी हो। पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ने इस घटना को मिरेकल ऑफ डेमोक्रेसी की संज्ञा दी थी, लेकिन कुछ विवादों के चलते अक्टूबर 1995 में BSP और BJP का गठबंधन टूट जाता है और सरकार गिर जाती है। लगभग 1.5 साल के राष्ट्रपति शासन के बाद एक बार फिर से 13वीं विधानसभा के चुनाव में BSP और BJP का गठबंधन होता है और मायावती दूसरी बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनती हैं। इसके दौरान पूरे 5 साल बीजेपी और बीएसपी का गठबंधन रहता है और बीजेपी की तरफ से कल्याण सिंह, राम प्रकाश गुप्ता और राजनाथ सिंह भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। इसके बाद 14वीं विधानसभा में एक बार फिर से बीएसपी, बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन होता है और तीसरी बार मई 2002 में कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनती हैं। हालांकि 1 साल 3 महीने के बाद ही ये गठबंधन टूट जाता है और 29 अगस्त 2003 को सरकार गिर जाती है।
29 अगस्त 2003 को ही समाजवादी पार्टी बीएसपी के कुछ बागी विधायकों के साथ और कांग्रेस आरएलडी और कुछ निर्दलीय विधायकों के साथ मिलकर सरकार बना लेती है। इसमें बीजेपी का भी अप्रत्यक्ष रूप से समाजवादी पार्टी को समर्थन मिलता है और मई 2007 तक मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहते हैं। 15वीं विधानसभा के चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी को बहुमत हासिल होता है और मायावती अकेले अपने दम पर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनती हैं और पूरे 5 साल मार्च 2012 तक प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी रहती हैं। इसके बाद अगले 16वीं विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत हासिल होता है और अखिलेश यादव पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं और पूरे 5 साल मार्च 2017 तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करते हैं। 17वीं विधानसभा के चुनाव में मोदी लहर के चलते भारतीय जनता पार्टी को बहुमत हासिल होता है और योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं और जो कि मौजूदा समय में भी प्रदेश की कमान संभाल रहे हैं। उनकी इस विधानसभा का कार्यकाल 14 मई 2022 को समाप्त हो जाएगा और जिसके पहले नई विधानसभा का और नई सरकार का गठन होना है।